अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। और जनाब इस सर्दी से बचने के हवाले से भी एहतियाती तदबीर जो है ना वो भी आप लोग अपना रहे होंगे, उम्मीद ये कर सकते हैं। दूसरा ये कि आज जुम्मे का दिन है और आप सब लोगों को जुम्मे का दिन मुबारक, दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जब आप आज जुम्मे के लिए नमाज़ पढ़ने जाएं तो हम सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर किसी अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ताकि पूरा दिन हमारा भी अच्छा गुजरे और आप लोगों का भी अच्छा गुजरे। तो इंसान की ना सबसे बड़ी पहचान उसके अल्फाज होते हैं। जब वो बात करता है उसकी गुफ्तगू का हर हर्फ ये बताता है कि उसकी तरबियत कैसी है और उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। इसलिए जब कभी बात करो तो कहा जाता है कि अच्छे अंदाज में करो, बल्कि गाहे बगाहे जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले अच्छी बात कर लिया करो। अच्छी बातों में ना सबसे बेहतर अखलाकियात हैं। ख़ुद भी अच्छे अखलाक से पेश आओ और दूसरों को भी उसी का दर्स दो। जहाँ कहीं से कोई अच्छी बात सुनो उसे आगे फैला दो, कि अच्छी बात करना और उसे आगे फैलाना भी तो एक सदका ही है और इससे अल्लाह राज़ी भी होता है और अल्लाह की रज़ा से दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। वैसे भी इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है हमारे अपने अखलाक, हमारी अपनी ज़ात पर भी पड़ता है। जब हम बात करते हैं, बिलखसूस जब हम नेक नियति और सच्चे दिल से कोई बात करते हैं तो वो बात हमारे अंदर रच बस जाती है। यूँ कह लूँ कि जैसे तो वो हमारी ज़ात, हमारी एक रूह का हिस्सा बन जाती है। और न जाने फिर भी बहुत से लोग हैं वो इल्म के बावजूद भी खामोश रहते हैं। ना जाने किस बात का खौफ उन्हें अच्छाई पर लब कुशाई से रोकता है। माना कि खामोशी बड़ी ही मुनाफा बख्श आदत है, मगर इंसान को ना उस वक्त तो खामोशी तोड़नी चाहिए ना जब उसे भलाई हो, जब उसके पास कहने को कुछ ऐसा हो जो दूसरों के काम आ सकता हो, उनके हवाले से भलाई कर सकता हो। ऐसे वक्त में किसी भी शख्स का खामोश रहना मेरे ख्याल से गुनाह होता है। कहा जाता है कि हर शख्स की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मौक़ों पर बढ़ चढ़ कर बोले जहाँ उसके दो बोल से किसी की परेशानी दूर हो सकती हो या फिर उसे कोई कह ले कि राह मिल सकती हो। किसी आलिम से किसी ने इसी हवाले से पूछा था कि जनाब जहन्नुम में ज़्यादातर कौन लोग जाएंगे, और उसने पूछा कि क्या सिर्फ वही लोग जाएंगे जो जुल्म का साथ देते हैं। तो जवाबन उस दाना इंसान ने ये कहा कि नहीं, सिर्फ वो नहीं बल्कि वो लोग उनसे भी पहले जहन्नुम में जाएंगे जो बहरान में या जुल्म के दिनों में खामोश रहे हैं, जिन्हें बोलना चाहिए था, जिन्हें हक बात करनी चाहिए थी, हक का साथ देना चाहिए था, मगर वो खामोश रहे। तो जनाब अच्छा और हक के लिए आवाज़ बुलंद करना बड़ी अहम चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे आप ख़ुद हक का काम कर रहे हो, तो इसे अपनी आदत बनाएं। झिझक महसूस मत करें। जो बात भी आपके मुताबिक आपको लग रही है कि ये सच्चाई के ज़्यादा करीब है, उसको बस कह दें। बात करने का खौफ है या आपको लग रहा है कि जो अंदाज़े बयां है उससे डर लगता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सलीका तो इंसान को ही फिर आ जाता है ना। आप किस तरह बात कर रहे हैं वो बात करके ही पता चलता है कि जनाब वो सही बात है या नहीं है, या सही अंदाज़ में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। आप खामोश रहेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ आपके अंदर रहेगा। जब आप बात करेंगे, जब आपके अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर फॉल करते हैं, कहाँ पर लैक करते हैं। तो अहम ये है कि आप अच्छे अखलाक से सच्चों और नेककारों के सफ़ में भी खड़े हो सकते हैं। तो हमें हमारा दीन भी ये तलकीन करता है कि हम हक़ की बात हमेशा करें, और हक़ के लिए अगर आपको अपनी खामोशी भी तोड़नी पड़े तो आपको वो भी तोड़नी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने हक़ के लिए खड़े और किसी के हक़ के बारे में बात ही ना करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हक़ है अपने लिए भी बात करनी है और फिर सबके लिए भी वही चीज़, वही कैटेगरी होनी चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, हमारा भी अच्छा गुजरेगा। इसी मुनासबत से हमने आज का प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात भी हमने करानी है। लेकिन अभी
हमने आगे बढ़ना है जनाब। अब कुछ सेहत के मुतालिक बात करते हैं और आज हमने थायराइड के हवाले से बात करनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ ये भी आपने सुनी होगी कि थायराइड का मसला हो जाता है। अब ये थायराइड है क्या? ये कहा जाता है कि गर्दन के करीब तितली की शक्ल की एक गदूद होती है जो कि ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो दिल, दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों को सही तरीके से चलाती है। थायराइड का सबसे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन 1/3 लोग ये भी नहीं जानते हैं कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और वैसे ये बीमारी ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। हमल और पैदाइश के पहले 3 महीनों के दौरान तकरीबन 44% ख़वातीन को थायराइड के मसाइल का सामना होता है। इस मसले से कहा यह जाता है कि ख़वातीन का वज़न भी इंतहाई तेज़ी से बढ़ने लगता है और भी बहुत सी जो सेहत के मुतालिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी हो सकती हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है कि थायराइड से किस तरह कह लें कि बचा जा सकता है, और अगर आपको थायराइड है तो उसमें आपने किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह की एहतियात बरतनी है। तो इस पर बात करने के लिए ज़रमीना ताज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। ज़रमीना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर। ज़रमीना, थायराइड के हवाले से हमने बात करनी है। जी। तो सबसे पहले बताइए कि थायराइड का काम क्या है और ये सिर्फ ख़वातीन में ही क्यों ये बीमारी होती है? जैसे आपने एक टेम्परेचर थर्मोस्टेट सुना होगा, लाइक उसी तरह से ही जो बेसिक फंक्शन एक थायराइड का होता है वो थर्मोस्टेट का है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अच्छा। उसके साथ साथ जो है ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है और उसके अलावा जो है यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर रहा है, ठीक है, और नॉर्मल पे रख रहा है। अगर इसकी जो है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इसकी शेप और इसकी जो लोकेशन है वो गर्दन के पास है और ये तितली की शक्ल का होता है, और मोस्टली आपने ये भी साथ बताया कि ये फीमेल पेशेंट्स को है वो ज़्यादा जो है इसे सफ़र करती हैं। और क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बेसिक फंक्शन ही इसका जो है वो मेटाबॉलिज्म है। अच्छा। तो जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन हो जाएगा या ओवर हो जाएगा तो मोस्टली जो है वो वेट गेन कर जाती है। हाँ। ठीक है, इसका सिंपल ये नहीं है कि ये वेट गेन ही होता है, मोस्टली वेट लूज भी होता है। अच्छा। इसकी 2 टाइप्स हैं इस तरह से। तो ये मुझे फिर बताइए कि 2 टाइप्स है जैसे आपने कहा, तो इसकी क्या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमें कौन सा हाइपर है या हाइपोथायराइड है? अच्छा, पहले तो ये है कि आपका जो है वो ब्लड टेस्ट किया जाता है T3, T4 का, TSH का, ठीक है। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है। हाइपर थायराइड का मतलब है कि आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। ओके। उसमें मोस्टली पेशेंट जो हैं वो वेट लूज कर लेते हैं। वेट लूज करते हैं अगर आप कम करते हैं। हाइपर है, अगर हाइपर है, अबव नॉर्मल है। अच्छा, अबव नॉर्मल है तो आपका वो वेट लूज होगा। वेट लूज होगा, ओके, ठीक है। और हाइपो मतलब कि बिलो द नॉर्मल रीडिंग, तो उसमें जो है वो ये वेट गेन करेंगे। ओ, ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट, ओके, ठीक है, ठीक है। हाइपोथायराइड अब ज़्यादातर जो है वो हम इसको हाइपर में तो हम इसको नहीं देखते, हम कंसिडर करते हैं ज़्यादातर जब वेट गेन होता है ड्रास्टिकली, वेट 2-3 दिन महीने में इतना ज़्यादा हो जाता है कि 10 से 12 किलो विदाउट एनी ईटिंग एनी जंक फूड और नॉर्मल डाइट में आप नॉर्मल जैसे पहले खा रहे हैं, अब नॉर्मली उन पिछले 3 महीने में भी वही खाते रहे हैं। लेकिन ड्रास्टिकली आपका जो है वो अनकंट्रोल्ड वेट गेन हो रहा है, 15-20 किलो वेट जो है वो ऐसे ही 3 महीने में गेन हो जाता है। तो उसमें आपका जो थायराइड है वो हाइपोथायराइड की कंडीशन है। आपका नॉर्मल लेवल से नीचे है, बिलो है, तो इस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। लेकिन ये मसला होता क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर होता क्यों है? एक तो मतलब जैसे आपने बताया कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक कर रहा होता है, बट ये मसला बढ़ता कैसे है? क्या ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी अंदर हमारी बॉडी के अंदर होती है कि हाइपो हो जाता है या हाइपर हो जाता है थायराइड हमारा, वो उसका मसला एग्रीवेट कर जाता है? सबसे पहली जो इसी भी कंडीशन आती है ना वो आपका लाइफस्टाइल है। अच्छा, ईटिंग पैटर्न है। ओके, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, सिंपली क्रॉनिक डिजीज़ लाइक शुगर की मेडिसिन है, सिंपल वर्ड में डायबिटिक की या हाइपरटेंशन की है, जो मोस्टली यहाँ पे हर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो उसकी आप मेडिकेशन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसकी मेडिकेशन की वजह से चांसेस होते हैं हाइपोथायराइड के। अच्छा, ओके। और उसके बाद अगर कोई आपकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, कोई लाइक
रेजेस वगैरह के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू जो है उससे भी उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है कि आपको हाइपोथायराइड हो सकता है जी। या तो बिलो द नॉर्मल हो सकता है या अबव द नॉर्मल भी आपका जा सकता है जो लेवल होता है थायराइड का। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जिनका हाइपोथायराइड ख़ास तौर पर होता है ना, उनको हॉट फ्लैशेस और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए फिर? अच्छा, पसीना भी मैंने सुना है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, जिनको थायराइड का खास तौर पर, वो हाइपर हो या हाइपो दोनों में, उनको पसीने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए वो लाइफस्टाइल चेंजेस में थोड़ा सा आए कि अपना जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा चेंज करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक करें और योगा करें। योगा बहुत अच्छा, अगर आपको हाइपो है या हाइपो है, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेडिटेशन करें, लाइट म्यूज़िक लगा के जो है वो उसे सुने, और ये जो है वो तीनों चीज़ें जो है वो करें साथ साथ ना अपनी लाइफ में। तो अगर आपको हाइपोथायराइड है जिसमें आपका वज़न बढ़ता है, यूजुअली हमारे यहाँ पे ख़वातीन में वही चीज़ पाई जाती है, हाइपो ही पाया जाता है, तो उसके लिए वज़न बढ़ तो रहा है, तो फिर वो उसके लिए क्या करे? कोई डाइट कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए कि उनकी वजह से उनका थायराइड का प्रॉब्लम एग्रीवेट ना कर जाए? डाइट आप इस अपनी फूड से कुछ चीज़ें निकाल दें और कुछ चीज़ें ऐड कर लें, जिससे आप जो है आप उससे ये नहीं कहेंगे कि आप डाइट करेंगे, नहीं करें तो आप कम हो रहे हैं। आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से, डाइट जो होती है ना कुछ टाइम के लिए लोग करते हैं, उसके बाद जो वो भूल जाते हैं। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें। लाइक मैंने आपसे कहा कि गोभी से रिलेटेड जो उसकी फैमिली है जिसमें गोइट्रोजिन होता है, तो वो इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ ना करें। सोया प्रोडक्ट यूज़ ना करें, सोया सॉस भी इवन वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में फूड में यूज़ होता है खाने में, वो भी यूज़ ना करें। और जो है वो हाई जो यूज़ करनी है उसमें हाई आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें। अच्छा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें। अच्छा। और उसके साथ साथ जो है फ़िश का और सी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आयोडाइज सॉल्ट या जिसमें आयोडाइज ज़्यादा होता है वो वाली आइटम्स या फूड ग्रुप्स ही यूज़ करने चाहिए। नॉर्मली तो हमें कहा जाता है कि नमक का जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कम इस्तेमाल करें। नमक का इस्तेमाल आपने उसमें भी कम ही रखना है। अच्छा। जो नॉर्मल आपकी वैल्यू है 23 mg वही आपने यूज़ करनी है। बट ये है कि आप नॉर्मल साल्ट से आप रिप्लेस करेंगे आयोडाइज साल्ट को। जस्ट ये आप रिप्लेस करेंगे मार्केट से। ठीक है, मतलब वो आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर आपने वो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हमारे यहाँ पे इस वक्त जो मौसमी फल है वो भी खा सकते हैं सारे? जी, मौसमी फल सब्जियाँ सारे खा सकते हैं, सिर्फ जो लिमिटेशन है वो इसमें गोइट्रोजिन की है, वो आप करें। इसके अलावा जो है एक ग्लूटेन फ्री डाइट अगर आप खाना चाहें, अगर आपको बहुत हाई लेवल पे है ना, तो आप ग्लूटेन को भी मिटिगेट कर सकते हैं, उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डाइट से। लाइक रोटी सिंपल, अगर आप कह लें कि आप कहें रोटी ही खाना छोड़ दें, तो ग्लूटेन फ्री आपके पास ऑप्शंस हैं। लाइक ग्लूटेन फ्री वीट भी मिल जाती है, फ्लोर मिल जाता है। उसके अलावा चावल जो है उसमें ग्लूटेन नहीं होती। अच्छा। जौ का आटा हो गया, बाजरे का आटा हो गया, और उसके अलावा बेसन का आटा, उसमें हाई प्रोटीन भी है और जो है वो हाई उसमें ग्लूटेन भी नहीं होती। और जिस तरह मैं बात करी थी कि ख़ास तौर पर जब आप जब कंसीव करती हैं, हमल के दौरान या पैदाइश के दौरान ख़वातीन को ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जिसमें 44% कहा जाता है कि ख़वातीन इसमें थायराइड के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? उस दौरान में अच्छा कंसीव, एक तो ये कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है थायराइड कम होने से, ठीक है। फिर कंसीव जब हो जाता है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा। हाइपोथायराइड में उसमें भी आप जो है अपना मॉनिटर करवाएं, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन है। डाइट के साथ साथ अपनी टेलर मतलब डाइट वगैरह लें अपने किसी ऑथेंटिक जो है वो डाइटिशियन से, एज वेल एज अपना जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं किसी डॉक्टर से। और सिर्फ एक टाइम जो है वो अपना चेकअप ना कराएं, आप फॉलो अप लेते रहें, बिकॉज कि उस कंडीशन में आपका थोड़ा सा भी T4 या 3 जो है वो आपको मिसकैरेज की तरफ लीड कर सकता है। तो आप फॉलो अप साथ साथ जो है वो उसका लाजमी दें। ठीक है जी। हम थायराइड के हवाले से बात कर रहे थे कि हाइपो एंड हाइपरथायराइड
क्या होता है और ख़ास तौर पर उसमें हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। ज़रमीना हमारे साथ मौजूद थी। ज़रमीना, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और हमसे बात की है। अभी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैं बात करती कि जनाब जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश इस वक्त जारी है और विंटर फेस्टिवल उसको कहा जाता है, लगाया गया है इंतज़ामिया की तरफ से। आज उसका आखिरी रोज़ है और अगर आपने नहीं विज़िट किया तो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक पैकेज उस हवाले से तैयार किया गया है, तो वो देख लेते हैं। शहर लाहौर दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। किसी के लिए ये दाता की नगरी है तो किसी के लिए ये कॉलेजों का शहर है। लाहौर को वैसे तो बागों का शहर भी कहा जाता है, मगर जदीद जुबान में अगर हम बात करें तो लाहौर को पार्कों का शहर कहना भी गलत ना होगा। लाहौर में छोटी बड़ी 800 से जायद पार्क मौजूद हैं, जिनमें गुलशन इकबाल पार्क, मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क, जल्लो पार्क और जेलानी पार्क शहर में सबसे ज्यादा मशहूर है। वैसे तो अभी दिसंबर है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, मगर शहर लाहौर में कुछ भी हो सकता है और आज आपको नजारा करवाते हैं जेलानी पार्क में आई बहार की। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर की मेहनतों से जेलानी पार्क सर्दियों में बहार का मंजर पेश कर रहा है। जेलानी पार्क में इस वक्त रंग बिरंगे फूलों का मेला लगा है और लाहौरियों के लिए सैरो तफरी के लिए ये पॉइंट खासा मशहूर हो गया है। एक तरफ तो क्यारियों में लगे फूल हमारा मन मोह रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसमें लगे फवारों से लगता है जैसे मानसून का जोबन हो। सुर्ख, काले, नीले, पीले, सफेद, सब्जी, जामुनी, आप किसी भी रंग का नाम लें, जेलानी पार्क में इस वक्त हर रंग का फूल आपको अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। चमकती धूप में दोस्तों और फैमिली के हमरा जेलानी पार्क में एक पिकनिक आपकी सब परेशानियों को खत्म करने की ताकत रखती है। जहां एक तरफ दिलकश फूलों को देखते ही इंसानी चेहरा खिल जाता है, वैसे ही रंग बिरंगी तितलियों और हशरातुल अर्ज के लिए भी एक जन्नत के टुकड़े की मानिंद है। उजले धुले मौसम में जब सर्दियों की धूप आपको सहला रही हो, तो ऐसे में फरागत के इन लम्हात में कतारों में लगे फूल आपकी आंखों को भी फरहत बख्शते हैं। DHA के इस मंसूबे की दाद ना देना एक जाती होगी, क्योंकि स्मोग से तंग आई आवाम के लिए ऐसी नुमाइशों का इनेकाद किसी नेमत से कम नहीं है। लाहौरियों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में इस पार्क का रुख कर लिया है और कोई अपनी फैमिली के साथ तो कोई अपने दोस्तों की टोलियों के हमरा इस पार्क में आ रहा है। शहरी पार्क में फैली कुदरती खूबसूरती से महजूज भी होते हैं और इन लम्हात को अपने साथ कैद भी करते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ एक टेबल पर या नीचे घास पर बैठकर यहाँ पर गुजरा एक एक लम्हा आपको कुदरती हुस्न की तारीफ करने पर मजबूर कर देता है। अगर आप तालिबे इल्म हैं और तालीमी सरगर्मियों से थक चुके हैं, या आप एक कारोबारी शख्स हैं और कारोबार के उतार चढ़ाव आपको सांस नहीं लेने दे रहे, तो आप यहाँ जाकर अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। पार्क में आई ऐसी ही एक सियाह से इनकी राय जानते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशन लगी हुई है जो कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए जो कि फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और फैमिलीज़ इंटरटेन हो रही है, बच्चों के साथ आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। कुदरत अपने से लुत्फ अंदोज होने का मौका हर एक को फराहम नहीं करती और अगर लाहौर में रहते हुए आप दिसंबर में बहार का नज़ारा करना चाहते हैं तो जेलानी पार्क में आई बहार आपका इस्तकबाल करने को तैयार है। और ये खूबसूरत मनाजर देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि लाहौर लाहौर है। तो जनाब ये आई मस्ट से कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका दिल चाह रहा होगा कि हमने क्यों मिस किया है इस फेस्टिवल को और हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो आपके पास आज का आखिरी दिन है और आखिरी मौका है, आप जाके देख सकते हैं हसीन मनाजर जेलानी पार्क के, जो कि इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाए हैं। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की खाली असामियों पर मजमूई तौर पर 47 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल किए गए हैं और 43 वकला और 4 सेशन जजेस के नाम भी इसमें शामिल हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 21 नाम, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने 3 सेशन जजेस और 8 वकला के नाम दिए, जबकि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने 1 सेशन जज समेत 4 नाम दिए हैं। उसके अलावा बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र ने 3 और फ़ारूक एच नाइक ने 8 वकला के नाम भी तजवीज़ किए हैं। अब ये रूटीन की तैनातियाँ थी, मगर इस पर देर से नाम सामने आए,
ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है ये तकर्रिया ये जो नाम दिए जाने थे इसमें डिले हुआ है, इस पर बात करनी है हमने। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अशफाक स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। अशफाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज आप कोर्ट में नहीं, आज हमने आपको अपनी कोर्ट में यहाँ पे बुला ली है कि आज आप यहाँ पे, हाँ, आज आप, हमने कहा कि यहाँ पे तलबी होगा आपकी। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियों का मामला है। पहले भी हम सुनते आ रहे हैं, जब भी तकर्रियों का मामला आता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला कह लें कि उलझ जाता है। अभी भी देरी हो गई है नाम सामने आने थे, क्या वजह थी? ये सिर्फ देर नहीं हुई, अदलिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जो तख़ीर हुई है ये पहली मरतबा हुई है। यानी 7 मई 2021 को पहली मरतबा 13 जजीज तैनात हुए थे। 7 मई 2021 से लेकर आज दिसंबर 2024 है, एक जज तैनात नहीं हो सका। और इस मौके पर चीफ जस्टिस भी तैनात रहे हैं, 2 चीफ जस्टिस आए और उसके बाद इसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका। और यहाँ से फहरिस्त जाती थी, वहाँ से अप्रूव नहीं होती थी, वहाँ से कोई बात आती थी, यहाँ से नहीं होती थी। तो ये इख्तलाफात रहे हैं, जिसकी वजह से होते होते क्या हुआ कि 25 जजेस की हाली असामियाँ हो गई। और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 60 जजेस की तादाद है लाहौर हाई कोर्ट में, असामियों की तादाद, जिसमें से सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं और 25 जजेस की असामियाँ हाली हैं। और उसके ऊपर फिर जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहबा हलफ उठाकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो उनके सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक चैलेंज तो ये था कि जो लाखों मुकदमात की फाइलें उनकी टेबल पर पड़ी थी कि उनको कैसे निपटाना है, और दूसरा उनके लिए चैलेंज ये था कि जो जजेस की खाली असामियाँ हैं इनको पुर करना है और ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं इनको भी ख़त्म करना है, ताकि ऐसे नाम लाए जाएँ जो मुतनाज़ा ना हो, जिन पर सब कई एक मुतफ़िका तौर पर उनका हो सारा। तो सबसे पहले तो उन्होंने केसेस को निपटाने के हवाले से पॉलिसीज़ मुरतब की। आप देखें कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जो पॉलिसीज़ थी उनके समरात दिसंबर में हमें नज़र इस तरह से आए हैं कि लाखों मुकदमात ना सिर्फ पंजाब की मातहर अदालतों में बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद कम होने के बावजूद निपटाए गए हैं। हड़ताल का जो कल्चर था वो ख़त्म हुआ, तो वो जो इख्तलाफात वाली चीज़ें थी वो ख़त्म हुई और पूरा सिस्टम स्मूथ रन कर रहा है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की मातहर अदालतों में। इसलिए कहते हैं ना कि ख़वातीन जो है ना हर चीज़ मैनेज अच्छे तरीके से कर लेती है, और पूरे सूबे में ही ऐसे ही है। ठीक है, तो हुआ ये कि जब ये जजेस के नाम सामने आना शुरू हुए तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 21 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल किए हैं। और ये नामवर और प्रोफेशनल वकला हैं, ठीक है, बिल्कुल, और इनका मतलब उस तरह से ये मुतनाज़ा भी नहीं है। और इनके जो नाम अरसाल किएंगे उनमें जो सर फहरिस्त हैं वो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं खालिद इसाक साहब, इंतहाई प्रोफेशनल वकील हैं। गो कि वो पंजाब गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर हैं, लेकिन वो अदालत में आइन और कानून के मुताबिक अदालत की मुआवनत करते हैं। तो बड़े जाने पहचाने नाम है, और उनका नाम ना सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबा ने प्रपोज किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी उनका नाम प्रपोज किया। इसी तरह से एक और फहरिस्त में नाम है अमजद परवेज साहब, बहुत ही ज़बरदस्त वकील है, प्रोफेशनल वकील हैं। यानी उनकी प्रोफेशनलिज्म अगर आपने देखनी है तो उनका CV में ये है कि वो नवाज शरीफ के वकील भी हैं, वो परवेज लाही के भी वकील रहे हैं, वो और सियासतदानों के भी वकील रहे हैं, और बगैर किसी सियासी ताल्लुक के, बगैर किसी, सिर्फ बतौर प्रोफेशनल वकील के तौर पर वो अदालतों की मुआवनत करते आए हैं और केसेस में पेश होते आए हैं। इसी तरह से अगर हम और जो दीगर वकला की बात करें तो जो नाम ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए हैं उनमें वकार हैदर अवान साहब का नाम है, उनमें दीगर जो वकला हैं उनके नाम हैं, उनमें बैरिस्टर हारून दुगल साहब, इंतहाई शरीफुल नफ्स वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं। तो ये जो नाम चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए हैं तो ये बार में भी डिस्कस होते हैं और उनको इन नामों को पजीराई मिली है। इसी तरह से इसी बात में जो, क्योंकि इस मरतब कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो नाम भेज सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने उन्होंने भी भेजे हैं 11 नाम उन्होंने भेजे हैं, जिनमें हैं 3 सेशन जजेस और 8 वकला हैं। तो उनमें जो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि उन्होंने भी खालिद इसाक साहब का नाम प्रपोज किया, उन्होंने मुनव्वर इस्लाम साहब का नाम प्रपोज किया, इंतहाई सीनियर वकील हैं, इंतहाई प्रोफेशनल वकील हैं। इसी तरह से जो 3 सेशन जजेस हैं जिनमें
कैसर नज़ीर भट्ट साहब हैं, वो अच्छा। बेहतरीन जज हैं, वो बतौर सेशन जज उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, लाहौर के सेशन जज भी रहे, आजकल लाहौर की एहतसाब अदालत के जज हैं, तो उनका नाम भी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने प्रपोज किया। वजीर जो है वफाकी वजीर कानून, वफाकी उन्होंने भी वजीर जो है कानून ना, आजम नज़ीर ताड़र साहब ने हाँ। 4 नाम प्रपोज किए, जी। जिनमें एक नाम जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज सेशन है, जज है, हाँ। जो कि इस वक्त रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं, अबर गुलहान साहिबा, अच्छा उनका नाम उन्होंने प्रपोज किया। अब अगर हम अबर गुलहान साहिबा के कैरियर पर हम देखें तो इंतहाई प्रोफेशनल जज हैं, बड़े से बड़े केसेस सामने आए हैं, लेकिन उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए, कोई उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं लिया। अब जब वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट हैं, इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, तो आप देखें पूरे पंजाब की जुडिशरी बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं सिस्टम में आ गई है, सिस्टम में आ गई, सीधी हो गई है। तो वो बेहतरीन नाम उन्होंने चॉइस किया। इसी तरह से उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं राना असदुल्ला खान, उनका भी किया, उनका नाम भी वजीर कानून ने प्रपोज किया। वो राना मशहूद साहब के भाई हैं, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं और इंतहाई प्रोफेशनल वकील हैं, अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं। तो ये जो बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब हैं जी, उन्होंने भी दिए हैं जी 3 नाम, उन्होंने भी 3 नाम दिए हैं। एक नाम अगर आप गौर करेंगे तो वो होगा साकिब जलानी साहब का। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तसद्दुक हुसैन जलानी साहब, उनके ये साहबजादे हैं। और ना सिर्फ बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब ने साकिब जलानी साहब का नाम प्रपोज किया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फरूक नाइक साहब हैं, उन्होंने भी इनका नाम प्रपोज किया। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त वकील हैं, अच्छा बैकग्राउंड है उनका, और कभी उनका कोई ऐसा तनाज़ा कोई चीज़ सामने नहीं आई, तो बेहतरीन चॉइस है उनकी। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से 8 वकला के नाम भेजे गए हैं। उनमें जो सबाहत रिजवी साहिबा हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट बार की साबिक सेक्रेटरी रह चुकी हैं, बेहतरीन वकील हैं, उनका नाम उन्होंने प्रपोज किया है। तो ये मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो ये 47 यानी 47 नाम बनते हैं जो है वो उन्होंने प्रपोज किए, जो प्रपोज किए हैं, और जो असामियां हाली हैं वो 25 हैं। तो क्या लगता है आपको, आपका एनालिसिस क्या बताता है कि कौन आ सकता है, किसकी जो है ना वो देखें लॉटरी निकल सकती है? देखें अब जो जुडिशल कमीशन में जो पहली मरतबा ये जो अपॉइंटमेंट होने जा रही हैं, यहाँ वहाँ पर अब होना है अक्सरियती फैसला। अच्छा, वहाँ पर पूरी ऐसे राउंड टेबल होगी, ठीक है, एक एक नाम डिस्कस होगा। ओके, लाइक फर्ज कर लें कि हम नाम ले लेते हैं एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक साहब का, तो वो नाम ऐसे सर्कुलेट होगा, वोटिंग होगी उसके ऊपर। ओके, अगर वोटिंग हुई तो उनका नाम हो जाएगा। इसी तरह से एक एक नाम चलना है तो उसकी वोटिंग होगी। ठीक है। तो अब वो वाला काम नहीं रहा कि यहाँ से नाम चले गए और वहाँ से नाम अप्रूव हो गए और फिर जनाब वो जज बन। अच्छा, पूरी एक कह ले कि स्क्रूटनी टाइप पूरी होगी, पूरे वो प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, उसके बाद ये चीज़ ऐसा नहीं होगा कि लाइक किसी एक मेंबर फेवरेटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगी, पूरे नाम के ऊपर बहस होगी। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि किसी एक बंदे ने नाम प्रपोज किया तो वो फिर बताएगा कि इसमें खूबियां क्या है, क्यों ये क्यों इसको होना चाहिए, जगह का जो है ना हकदार होना है। ठीक है। तो इसी तरह से जो बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम चलेगा और 47 इसके हैं कैंडिडेट हैं, हाँ। और 25 असामियाँ हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे इतलात है 10 से 12 असामियाँ फिल होंगी फिल वक्त। अच्छा, अभी होंगी, अभी पूरी नहीं होंगी? हाँ, पूरी नहीं होंगी मुझे लगता है, क्योंकि ये अगली टर्न में होंगी पूरी, क्योंकि मजीद नाम भी डिस्कस होंगे। अच्छा। तो 10 से 12 लोगों के नाम फाइनल होने हैं। तो ये प्रोसीजर कब तक ये हो जाएगा मुकम्मल? 21 दिसंबर को इजलास है। लेकिन एक और चीज़ भी सामने आई है, वो ये है कि उसी रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी जजेस के नाम फाइनल होने हैं, उनके नाम उनके हवाले से भी मीटिंग है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के नाम हवाले से भी मीटिंग है। तो एक दिन का ये प्रोसेस है नहीं, ये बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए ना, एक नाम पर अगर 13 लोग मिसाल के तौर पर बैठे हैं तो 10-10 मिनट भी लगाए, 5 मिनट भी लगाए, तो 47 नाम है। तो फिर उसके ऊपर बहस भी होनी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो ये लगता नहीं है कि एक दिन में होगा, मे बी अगले सेशन में हो जाए या उससे अगले सेशन में इनकी हो जाए मीटिंग। तो लेकिन खुशैन बात जो है वो ये है कि बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट में 4.25 साल के बाद जजेस की खाली असामियां पुर होने जा रही हैं, और उसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है और उसके लिए काम शुरू हो चुका हुआ है। तो ये पहले मतलब जैसे आपने कहा कि 2021 से ये मामला लटक रहा है और 2024 में अब तो एंड होने वाला है, समझे कि 2025 में ये असामियां पुर होंगी, तो ये 4 साल हो जाएंगे पूरे।
तो मतलब ये इतना ज़्यादा डिले आ क्यों रहा था? इख्तलाफात क्या थे? ये मामला गड़बड़ कहाँ पर होता था कि जो पूरी नहीं हो पा रही थी असामियाँ? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। गड़बड़ ये थी कि एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग उस वक्त यहाँ पर ओहदों पर फाइज थे जी, शायद उनकी ये तरजीहात में शामिल नहीं था। ओके। और उस वक्त आप देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाइयाँ चल रही थी, मतलब सीनियर जज काजी साहब मैदान में थे, उनकी लड़ाई चल रही जी, थी जी। दूसरे मेंबर्स के साथ। तो वो आपसी जो लड़ाइयाँ थी उनके बीच में ये वाला मसला पेंडिंग हो गया। अच्छा। तो और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान साइलिन को भुगतना पड़ा, केसों के अंबार लग गए, और अब 35 जजेस कितने के केसेस का फैसला कर लेंगे रोज़ाना, जबकि असामियाँ 60 हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, जज है नहीं। तो इसमें फिर हम इदारे को तो बुरा नहीं कह सकते। तो इसमें फिर जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो उस वक्त इस सिस्टम पर फाइज थे। अच्छा। चाहे वो लाहौर में थे, चाहे वो इस्लामाबाद में थे। ओके। तो उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलवाई। अब जब मैंने जिक्र आपसे किया कि जब चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने हल्फ उठाया तो उनकी अव्वलीन तरजीहात में 2 चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 केसेस को कैसे निपटाना है, नंबर 2 जजेस की हाली असामियों को हर सूरत पुर करना है। तो जब आपकी तरजीहात में कुछ चीज़ें एजेंडे में शामिल होंगी तो फिर उसका फिर रिजल्ट भी नजर आ रहा उसका होगा। रिजल्ट भी नजर आएगा, फिर उसके समरात भी नजर आएंगे। जी। तो केसेस के हवाले से हमने देखा। तो फिर अब बिलीव करें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने दिन रात एक किया, क्योंकि जजेस के लिए नाम फाइनल करना इतना आसान नहीं है। हाँ, उनकी मुश्किल, पूरी स्क्रूटनी हाँ। होती है, फिर वो नाम सुप्रीम कोर्ट के पूरे कमीशन के सामने जाते हैं, और फिर ये भी देखा जाता है कि जो नाम है उसमें कितना वजन है, हाँ। वो किस कैलिबर का बंदा है। तो ये सारी जांच पड़ताल करना ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। हमने देखा कि रात 7 बजे तक 8 बजे तक चीफ जस्टिस साहिबा हाई कोर्ट में बैठी रहीं और इसके ऊपर वर्किंग करती रहीं। तो बिल आखिर उन्होंने सारा काम करके 21 नाम भिजवाए। अब कमीशन के अंदर ये नाम जाएंगे, कमीशन फैसला करेगा कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहिबा की जानिब से प्रपोज किए कि कितने नामों पर फाइनल होते हैं। इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब ने जो नाम दिए हैं उनका क्या बनता है। तो पीटीआई, फिर पीपल्स पार्टी, फिर पीएमएलएन, तो उन्होंने जो नाम दिए हैं उनमें से कितने नाम पिक होते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई नाम लेट्स सपोज अगर उन्होंने मिस भी करना है तो उसकी रीज़न उस मेंबर को बतानी होगी। ऐसा नहीं होगा, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा। या मेरा इससे ज़ाती इनाद है। अगर वो उसके बारे में ये बात करेगा कि जी अच्छा नहीं है, तो फिर बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा नहीं है उसमें, क्या उसमें ख़राबी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी पड़ेगी। और उसके अलावा भी ये जो जिन वकला के नाम प्रपोज किए गए हैं उससे पहले तमाम इदारों से उनकी रिपोर्ट्स भी मंगवा ली जाती हैं। तो वो रिपोर्ट्स भी टेबल पर मौजूद होंगी तमाम मेंबरान के सामने, उनकी कैसी कारकर्दगी कैसी है, उनकी मार्केट वैल्यू कैसी है, उनका लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, पूरी एक मीटिंग मिनट्स टाइप वहाँ पर चीज़ें पड़ी होंगी। तो ये सारी एक एक चीज़ पढ़ने के बाद ही नाम ये फाइनल होने हैं। और जो मुझे ज़राए बताते हैं, जो इस्लामाबाद से खबरें आती हैं, वो ये बताते हैं कि 10 से 12 लोग हो सकते हैं, फिल होंगी इस दफ़ा जो सीट्स हैं। हाँ, इस मरतबा हो जाएंगी, और बाकी जो है वो अगले स्टेप में होंगी, ताकि फिर 2 स्टेप में की जाएं। और अगर कोई नाम ऐसे ऊपर नीचे होते हैं तो फिर मज़ीद नाम शामिल करके उनको वो किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक और जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि जजीला असलम साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रह चुकी हैं, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनका नाम भी इसमें प्रपोज किया गया है। अबर गुलहान साहिबा का नाम प्रपोज किया गया है। तो ये वो ख़वातीन जजीज़ हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कभी लिया नहीं जाता था इससे पहले। जो खातून जजेस होती थी, सेशन जजेस, उनको हाई कोर्ट के सिलेक्ट नहीं किया जाता था। अच्छा। मतलब उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उनकी जगह पे मेल जजेस को लेकर आया जाता था। लेकिन इस मरतबा ख़वातीन जजेस को वेट दिया गया है, उनके नाम शामिल किए गए हैं, उनके नामों पर डिस्कशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि अबर गुलहान साहिबा भी फाइनल हो सकती हैं, और इसी तरह जजीला असलम साहिबा भी हो सकती हैं, और इसी तरह से कैसर नज़ीर भट्ट साहब का भी नाम फेवरेट कैंडिडेट्स में शामिल है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये इंतहाई प्रोफेशनल जजेस हैं। तो इसी तरह से अब जब ये असामियाँ फिल होंगी तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में अगर आप मुख्तार अंदाजे के मुताबिक हम बात करें तो 2.25 लाख के करीब ज़ेर इल्तवा केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है, तो फिर जब ये जजेस आएंगे तो ज़ाहिरी बात है वो केसेस की तकसीम होगी, काम होगा,
तो फिर केसेस के को निपटाने की शरह में इजाफा भी होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पौने चले देर आए दुरुस्त आए, साइलिन ने इसका हमेयाजा भुगता। क्योंकि ये 2021 से 2024 तक हमने हुकूमतों के वाले से भी तो बहुत से मामला देखे ना। ऑब्वियसली आपकी जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी हुकूमत या बाकी मामलात में भी, ये कैसे मामला तय पा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अपने मसाइल नहीं हल हो रहे थे, कभी काजी साहब आ जाते थे, कभी बंदियाल साहब खत लिख देते थे, कभी कुछ हो जाता था, तो ये सारी चीजें फिर बीच में पेंडिंग रह जाती थी। मतलब इधर से नाम चले गए, उधर से काजी साहब ने रिजेक्ट कर दिए, वो मीटिंग में नहीं आ रहे, तो ये सारे मसले रहे हैं। तो लेकिन अब चूंकि एक अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस साहिबा ने ये स्टेप लिया, उस पर काम किया, वो नाम चले गए हैं, तो 21 दिसंबर को अभी इजलास होगा, उसके बाद फिर 10 से 12 लोग में भी जो आ भी जितने भी लिस्ट जो है ना फाइनलाइज होगी। हाँ। तो फिर ये लगता है कि चीजें अदलिया के हवाले से बेहतर होगी। एक और चीज जो हम लोग ये सब ये बात करते हैं कि अदलिया का फलां नंबर इतना आ गया, फलां इतना आ गया, पहले से नीचे चली गई। अच्छा। मैं उनके लिए ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम आज के अदाद शुमार निकाल कर देखें, पिछले साल की निस्बत इस साल लोगों का अदलिया पर एतमाद में इजाफा हुआ है। अच्छा, तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम पंजाब की मातहत अदलिया की बात करें तो 2,20,000 केसेस की तादाद बढ़ी है। तो अगर केसेस की तादाद बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि लोग सिस्टम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट है तो सिस्टम चल रहा है। और अगर हम मातहत अदलिया के केसेस में निपटाने की शरह देखें तो 1,91,000 के जायद इस साल फैसले हुए हैं। तो मजमूई तौर पर जो पेंडिंग केसेस की तादाद पूरे पंजाब में जो रह चुकी है वो 13.5 लाख के करीब है। अब उसका एक और वजह भी ये है कि ये तो लाहौर हाई कोर्ट की मैंने आपको बात बताई ना कि 25 असामियाँ हाली हैं। पंजाब की मातहत अदलिया में 700 के करीब जजेस की असामियाँ हाली हैं। अब उसमें हुआ क्या है, उसमें क्या किया इन्होंने, जजेस को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया इतना सख्त कर दिया कि 6,000 में से सिर्फ 4 जजेस रिटर्न टेस्ट पास कर पाते थे। सिर्फ 4 6,000। ओह माय गॉड। तो अब मुझे बताएं, तो ये तो अगले 50 साल तक ये तो नहीं होगी। मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट डाल दिए, उसमें पता नहीं क्या क्या कर दिया, उनका फलाना टेस्ट भी होना है, फलाना भी होना है, तो वो बेचारे फिर ऐसे ही निकल जाते थे। तो अब चीफ जस्टिस साहिबा ने ये भी इनिशिएटिव लिया है कि मातहत अदलिया में भी जजेस की हालिया असामियाँ आइन और कानून के मुताबिक पूरी होंगी और पूरी तरह से उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। अल्लाह करे कि जिस तरह लाहौर की सुनी गई इस तरह बाकी पंजाब की अदालतों की भी जो ना वो सुनी जाए, वहाँ पर भी जो खाली असामियाँ हैं वो भी जल्द अज जल्द पुर हो जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की जो खाली असामियाँ थी 25 उनके ऊपर जो है कह ले के नाम अरसाल किए गए हैं। 47 है जुडिशल कमीशन को उनके नाम भिजवा दिए गए हैं। 21 दिसंबर को वो इजलास होगा और उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से नाम जो है फाइनलाइज होंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर है। जनाब, जब बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार किया गया था तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने उस पर दीगर इदारों को भी वापडा और लेस्को मुलाजमीन के साथ ताउन और ख़ासतौर पर सिक्योरिटी फराहम करने की बात की थी। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कभी डेंगू मुलाजमीन सर्वे के दौरान तशद्दुद का निशाना बनते हैं तो कभी पोलियो वर्कर्स दौरान ड्यूटी तशद्दुद का निशाना बन रहे होते हैं और पुलिस किसी और जगह पर हमें मसरूफ़ दिखाई देती है। हम आए रोज़ ख़बरें ये भी सुनते हैं कि जनाब लेस्को अमले पर भी किसी न किसी इलाके में तशद्दुद हो रहा होता है। इस हवाले से लाहौर पुलिस बड़े बिजली चोरों को गिरफ्तार करने में भी नाकाम दिखाई दे रही है। शहर में बिजली चोरों की जानिब से बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर लेस्को अमले ने आला हुकाम को भी आगाह कर दिया और बिजली चोरों से करोड़ों रुपए के बाक़ियात जो है वो भी पुलिस की अदम दिलचस्पी की वजह से वसूल नहीं किए जा सक रहे और सख्त एक्शन ना होने की वजह से कई मरतबा लेस्को अहलकार तशद्दुद का निशाना भी बन चुके हैं और लेस्को के अमले पर तशद्दुद के वाक़यात ज़्यादा, ख़ास ये जो बागबानपुरा की टेरिटरी है ना उसमें पुलिस स्टेशंस की हदूद में हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमने बात करनी है कि जनाब इसकी वजूहात क्या है, मुआशी मसाइल क्या है, चौधराहट है या भी कोई और कह ले कि सियासी मसला है या सियासी इन्फ्लुएंस है कि जनाब वहाँ पर इतनी बिजली चोरी हो रही है और जब वहाँ पर लेस्को के अहलकार जाते हैं तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो इसमें हमारी जो पुलिस है, जो उनकी सिक्योरिटी उनको बोला गया है कि उन्होंने आपने फराहम करनी है, तो वो कहाँ पर मसरूफ़ अमल है। इस पर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एंकर पर्सन है लाहौर न्यूज़ के। तो मुजाहिद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। मुजाहिद साहब, ये क्या मामला है कि
जिस तरह मुलाजमीन को भेजा जाता है, वो चाहे डेंगू मुलाजमीन हो जाए, पोलियो के वर्कर्स हो जाए, उनके ऊपर तो हम देखते हैं कि आए रोज़ तशद्दुद किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। अब लेस्को के मुलाजमीन के ऊपर भी, हमले के ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है। ख़ासतौर पर जैसे मैंने बात की कि बागबानपुरा में ज़्यादा ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, क्या मसला है ये, और पुलिस कहाँ पर होती है ये जब ये वाक़यात पेश आ रहे होते हैं? अच्छा, एक तो आपके प्रोग्राम में चूँकि जो आपका मखसूस चंक होता है, तो हाँ इसमें हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता है कि हम शायद ऐसी चीज़ स्टार्ट में एक मैं जी, पुलिस जी, का ज़रूर, डाटा ज़रूर। जो CCPO लाहौर के तर्जुमान है शेख फरहान साहब, उन्होंने ये डाटा मुझे फराहम ज़रूर। किया है, वो मैं शेयर करता हूँ। जी, जी, फिर उसके ज़रूर। बाद इस चीज़ को जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं। जी, लाहौर में 64,840 FIR जो हैं अब तक दर्ज हुई हैं, जिसमें बिजली चोरी की है। ये पुलिस का डाटा, ना मेरा ना आपका है। अच्छा, इकबाल टाउन डिवीज़न में 10,115 FIR है, सदर डिवीज़न में 11,553 है, और कैंट डिवीज़न जिसका आप जिक्र कर रही हैं बागवानपुरा, वो कैंट डिवीज़न में आता है, वहाँ पे 16,826 FIR दर्ज हुई हैं। मॉडल टाउन में जो है 9,544 हैं, सिटी डिवीज़न में 12,773 हैं, और सिविल लाइन में 4,029, मतलब बहुत कम है। और टोटल 64,840 का जो रिकॉर्ड है वो पुलिस के मुताबिक हमारे पास ये सामने आया। अच्छा, इसमें अब सबसे ज़्यादा कैंट डिवीज़न में बागवानपुरा का एक कैंट डिवीज़न बागवानपुरा उसमें आता है। कैंट डिवीज़न का इलाका है जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली चोरी की FIR हुई। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा मार कुटाई, सबसे ज़्यादा तशद्दुद भी कैंट डिवीज़न में होता है, कैंट डिवीज़न में। ठीक है। और जितनी बिजली चोरी है वो तमाम की तमाम सरहदी इलाकों में लाहौर के, जिसमें कैंट डिवीज़न, वागा से लेके आप तमाम जितने भी गांव हैं वहाँ पे बिजली चोरी होती है लाहौर में सबसे ज़्यादा। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, बागवानपुरा, महमूद बूटी और एक बिलाल कॉलोनी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमर्शियल फैक्ट्रियाँ हैं, फर्नेसें हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं। और यहाँ पे आए रोज़ तमाम बहुत सारे प्रोग्राम भी उस पर किए, बहुत सारे उस पर ख़बरें भी चली कि SDO तक जो एक हेड होता है अपने डिवीज़न का, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको मारा जाता है, FIR होती है, और पुलिस सिर्फ बैकअप पे सियासी असर रसूख की वजह से उन मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं करती है। आप मुझे बताएं कि वापडा का काम है कि बिजली चोरी जहाँ हो रही है वहाँ पे जाके पकड़े लोगों को, उनका कनेक्शन कार्ड दें, FIR करवाएं। अब जो लोग सिर्फ FIR दर्ज करवाने तक नहीं रहते हैं, अब लोग लेस्को के हमले को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये जो महमूद बूटी का SDO है, इससे पहले जो थे और अब भी जो हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। और मुझे ये बताएं कि कहाँ लेस्को का मोराल रहेगा। वैसे लाहौर पुलिस के काम, ये जो आपको डाटा मैंने दिया है, आपको बताया कि पुलिस का डाटा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात, इसमें भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, जो पुलिस का डाटा अपना भी, उसमें भी कितने ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात है, और गिरफ्तारियाँ भी नहीं है। और कभी भी पुलिस ने किसी मिल ऑनर को, किसी बड़े आदमी को नहीं पकड़ा जो किराए के मकान पे रहता है। अच्छा, उसको गिरफ्तार करते हैं। जब ये डाटा जब ये बनता है ना कि चलान जमा कराने, अदालतों में चलान जमा कराने हैं, तो फिर ये किसी रेडीमान को, किसी तनख्वाहदार को, जिसका किराया, जिसके घर में सिर्फ एक पंखा, एक बल्ब और एक शायद कोई मुश्किल से कोई और चीज़ होगी, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसकी फिर बेल होती है। लेकिन जो करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं उनको हाथ नहीं लगाया जाता। महमूद बूटी SDO हैं, जब वो एक फैक्ट्री में जाते हैं कि वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, तो कनेक्शन काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगले उसकी FIR भी दर्ज हो जाती है। अगले रोज़ वो वहाँ पे जाते हैं कि उसका जो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ज़ाहिर है मिलों में ट्रांसफार्मर अलग से लगा होता है, हैवी वोल्टेज उन्हें चाहिए होते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस उनके साथ जाती है बागवानपुरा की। अच्छा। तो वहाँ पे जाकर वो ट्रांसफार्मर को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो FIR में जो नामजद मुलज़िम है 2 हैं, मियाँ ताहिर है उनका नाम, और एक सद्दाम हुसैन है। बाकी 12 नामालूम अफराद हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे उन SDO को तशद्दुद का निशाना बनाया, मौजूदगी में, जी हाँ, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। फिर इस पर थोड़ी सी मैंने भी रिसर्च की, पता चला कि वो एक सियासी, उस इलाके की बड़ी सियासी अहम शख्सियत है,
वो उसके बैकअप पे है, तो इसलिए वो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। और जो बेचारे लेस्को वाले अमला था उनको तो मारा पीटा गया, उनका मेडिकल भी हुआ। अच्छा, एक दिन पहले उसी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बिजली चोरी का पर्चा दर्ज होता है। अगले रोज़ लेस्को के अमले एसडीओ समेत उसको तशद्दुद का निशाना बनाने पर वो भी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन यहाँ पे पुलिस की अब कारकर्दगी देखें कि किसी मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता। जो 11 और 12 एग्जैक्ट फिगर आपको एफआईआर की बता रहा हूँ, 11 से 12 नामालूम अफराद हैं। उसमें फैक्ट्री के 3 नामालूम जो लोग थे उनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो 10-12 हज़ार रुपये महाना की तनख्वाह पे मुलाजिम है वहाँ पे। यकीनन वो हमारे स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी चल रही होंगी। हाँ, इसमें एसडीओ साहब की भी तस्वीर चल रही है, मौके पर मौजूद है। अब उनको जो है वो पकड़ लिया और पुलिस ने उनको मौका दिया उसके मरकजी मुलजिम जो 2 थे कि वो अपनी बेल करवा लें। अच्छा, उन्होंने अपनी बेल करवा ली। अब जाहिर है सियासी असर रसूख वहाँ पे अगर इस्तेमाल हो रहा है, नाम भी मुझे मालूम है, मुकम्मल तरीके से अब वो सुलह सफाई करवाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहता हूँ लेस्को हुकाम को, एफआईए को और पुलिस के आला हुकाम को और आला हुक्मरान जो हमारे इस मुल्क की है हुकूमत, उसके कि सिर्फ और सिर्फ आप सरहदी इलाका इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाएं, शफाफ तरीके से खुफिया रिपोर्ट्स बनवाएं। अच्छा। इसकी जितने भी हमें स्पेशल ब्रांच है और बहुत सारे इदारे हैं कि कौन कौन से गांव में बड़े बड़े नाम हैं जो बिजली चोरी करते हैं और बिजली चोरी करवाते हैं। करोड़ों रुपए का इस मुल्क को, मेरे इस मुल्क को, इस कौम को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है कि सबसे ज़्यादा चोरी की वारदातों की एफआईआर भी कैंट डिवीजन में हुई है और सबसे ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात भी कैंट डिवीजन में आए हैं। हाँ। और अक्सर औकात ये होता है कि पिछले दिनों भी एक एसडीओ थे, उनको इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो हॉस्पिटल में रहे, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया, उनकी मिसिज़ यहाँ पे आई, उनका ताल्लुक सिंध से था, वो यहाँ पे जो उसके बाद फिर एक वाक़या हुआ। अब होता क्या है कि बैकअप पे जो वो जमात, मौजूदा हुक्मरान जमात के लोग, उनके कारिंदे बड़े मशहूर बिलाल कॉलोनी में, हाँ, बिलाल कॉलोनी का एक एसडीओ, ये चूँकि मेरा तो लेस्को के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, चूँकि पुलिस की वजह से मुझे पता चलती हैं चीज़ें कि बिलाल कॉलोनी में एक एसडीओ के कमरे में एक जो सियासी शख्सियत है उसके कोऑर्डिनेटर जो लेस्को के हैं वो बदतमीज़ी करते हैं, उसकी वीडियो आई, एफआईआर हुई, बाद में प्रेशराइज किया गया, सुलह हो गई। ठीक है, वापडा के ज़िम्मे अगर हमने ये लगाया है कि वो बिजली चोरों को पकड़े, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने पुलिस की और एफआईए की ज़िम्मेदारी लगाई है। अगर एक शख्स बिजली चोरी करता है और कानून उसको नहीं तो पकड़ता, फिर क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चलाई जाती है बिजली चोरी के खिलाफ, फिर अगर आपने छोटे लोगों को ही पकड़ना है तो फिर सिरे से ही उनको पकड़े, फिर बड़े मगरमच्छों को आपने पकड़ना ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है फिर? जब ये मामला चला कि लेस्को ने ये जब शुरू किया, हुकूमत की पॉलिसी बनी कि बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन हो, तो बहुत सारे सफ़ेद पोश इसमें सामने आए, उन्हीं को पकड़ा गया है। उसमें ऐसा भी हुआ कि पुलिस वालों में अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ये वाक़यात बताया कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे घर में गए कि जिसमें सिर्फ एक बल्ब है घर पे और एक ही पंखा है और 10-12 लोग उस घर के रहने वाले हैं और गुर्बत जो है वो दरवाजे पे इस्तकबाल करती है और घर की आखिरी दीवार तक लेके जाती है, गुर्बत इस कदर ज़्यादा है। तो कहते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो गई बिजली चोरी की, कि ना डायरेक्ट आपने तार लगाई है, बिल अदा नहीं कर पाते, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चोरी करें, तो एफआईआर हुई। लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि हमें उनके हाल पे रोना आया कि उनकी ऐसी घर की हालत, ऐसे बुरे हालात कि शायद वो एक वक्त का खाना वो नहीं खा सकते, तो उन पे एफआईआर हुई और बेशुमार लोग ऐसे सामने आए। फिर दूसरी तरफ जो हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि
जो बड़े बड़े लोग ऐसा काम करते हैं, जो करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करते हैं, उनको तो एटलीस्ट पकड़े जो ये जो ज्यादातर नुकसान फैक्ट्रियाँ, पहुंचा जो रहे हैं। फर्नेस, हाँ। जो महमूद बूटी, जो बिलाल कॉलोनी, जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, उनका महीने का बिल 10-10 करोड़ रुपए है। और अगर वो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए भी बिजली चोरी करते हैं तो आप ये देखें कि उनका प्रॉफिट, उनका मुनाफा और हुकूमत का नुकसान किस हद तक होता और है। उन लोगों की वजह से हमें जो है ना वो भुगतना पड़ता है, हमें ज्यादा बिल जो है ना वो आते हैं, आपको देने पड़ते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर किसी 10 करोड़ रुपए का बिल अगर एक फैक्ट्री का महीने का आता है, कमर्शियल होता है और उसमें बिजली का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर 10 करोड़ में से किसी का 5 करोड़ भी बच जाए और वो मुतलका तमाम इदारों को अगर 50 लाख रुपया भी तकसीम कर दें, तो मुझे ये बताएं कि उनको फिर क्या ज़रूरत है ऐसे मिल ऑनर्स को पकड़ने की, या उनकी ऐसे तरफ भी जाने की। हाँ, उनकी तरफ जाने की, फिर तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए किसी को सज़ा का जो है वो करवाने की फिर उनको क्या ज़रूरत है जब इस उनके तरह करने जो की, जेबें गर्म हो रही हैं, जेबें गर्म होंगी। अब ये देखें, भगवानपुरा है, बाटापुर का इलाका है, फिर भरकी जितने का भी इलाका बॉर्डर है, के एरियाज बॉर्डर हैं के एरिया सारे, है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ सारे कुंडा सिस्टम जो है ना वो कुंडा लगा हुआ सिस्टम है। हाँ। बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन क्या है कि वहाँ पे तगड़े लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, तो उनको पकड़ना पता नहीं हमारी जो पुलिस है वो क्या कर रही है, सिक्योरिटी फराम नहीं कर पा रही है, जो चोरी चकारी है उसके ऊपर वो कह ले कि अच्छे तरीके से उस मामले को नहीं देख पा रही है। इतनी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं, क्राइम रेट हमारे शहर में बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ये तशद्दुद के वाक़यात भी मुख्तलिफ हमारे सामने आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारी पुलिस है उनको होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ा बहुत तो अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएँ ताकि आम आदमी का भी कुछ सोचें। उनके लिए आपको तैनात किया जाता है, उनके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, हमारे टैक्सेस में से आपकी तनख्वाहें जाती हैं, तो जिसके लिए आपको तैनात किया जाता है वो काम तो सही तरीके से सर अंजाम दे दे। हमारे साथ मुजाहिद शेख साहब मौजूद है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये हम बात कर रहे थे कि लेस्को अफसरान के ऊपर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसकी वजूहात क्या है हमने आपके सामने रख दी है। हम देखते हैं कि इसके बाद इसका मामला कहाँ तक जाता है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कहा जाता है कि जो लिबास होता है ना वो हमारी शख्सियत का आईनादार होता है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि खाओ तो मन भाता है, पहनो तो जग भाता है, क्योंकि किसी का लिबास देखकर और उसकी गुफ्तगू सुनकर ही हम सामने वाले की जो शख्सियत है, पर्सनालिटी है ना, उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं। जिस तरह हर मौसम के एतबार से खाने पीने का अहतमाम किया जाता है, इसी तरह लिबास के मामले में भी ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। इससे हमारी जो पर्सनालिटी है ना, उसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं ना वो सामने आते हैं। आज के सेगमेंट में हम ख़ास तौर पर मर्दों की ड्रेसिंग के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में जो मर्द हजरात हैं वो अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग करने के लिए कैसे कपड़ों का इंतखाब कर सकते हैं, और बिलखसूस मर्दों की सॉक्स के हवाले से कि उनको सॉक्स किस तरह की पहननी चाहिए, और रंगदार पहननी चाहिए, कार्टून्स वाली पहननी चाहिए, या मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस है वो वाली पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, और किस तरह के ब्लेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह का कोट उन्हें पहनना चाहिए इस सर्दी से बचने के लिए। तो आज बिलखसूस मेंस कलेक्शन के हवाले से हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, उनसे बात करते हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमें सब आज हमने मेंस कलेक्शन पे बात करनी है, क्योंकि उनकी भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे बात बताइए कि जो सॉक्स, सबसे पहले सॉक्स से बात कर लेते हैं कि नज़र तो नहीं आती हैं लेकिन उनका भी एक इम्पैक्ट होता है, तो किस तरह की सॉक्स पहननी चाहिए ख़ास तौर पर आदमियों को? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी सॉक्स नहीं पहननी चाहिए। कौन सी सॉक्स नहीं पहननी है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। आजकल प्रिंटेड सॉक्स हैं, बेशुमार लोग प्रिंटेड सॉक्स जो हैं पहननी शुरू कर देते हैं, कर दी हैं उन्होंने एक्चुअली। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आप प्रिंटेड सॉक्स क्यों पहनी है, तो बताइए क्या कहते हैं कि ये आइस ब्रेकर है, कॉन्वर्सेशन के लिए, ओपन करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आपकी वैल्यू प्रॉपोजिशन जो है वो आइस ब्रेकर क्यों नहीं है। आपका जो स्किल सेट है, जो आप जो कहना चाहते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका पर्सोना है, वो क्यों नहीं आइस ब्रेकर है।
देखें इट डजंट मेक सेंस कि आप यू नो आई कांटेक्ट होना चाहिए ना, यहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए, ना कि आपकी शूज से या ना आपकी सॉक से जो है कॉन्वर्सेशन शुरू होनी चाहिए। सीन मैनी पीपल, खासतौर पर मर्द हजरात जिन्होंने अजीबो गरीब किस्म की रंग बिरंगी सी सॉक्स पहनी होती हैं, कार्टून्स वाली सॉक्स पहनी भी होती हैं, पीले नीले जामुनी रंग की सॉक्स पहनी होती है, और उन्हें लगता है कि शायद वो नज़र नहीं आ रही है, अगर थोड़ा बहुत भी नज़र आ रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर। ये मैं कहूँगा अटेंशन सीकर हैं जो इस तरह करते हैं, यूज दैट वर्ड। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी फैशन स्टेटमेंट जो है ना मैंने जो ना वो एक देनी है। ठीक है। अच्छा, अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, यू नो इट्स ए सीरियस, यू नो इट्स ए वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड, तो उसमें आप जाके फैशन स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए फैशन रनवे जहाँ पे आप फैशन स्टेटमेंट दें। दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो कि ये पहन के अच्छा लगता है एंड ही गेट्स अवे विद दैट, वो है ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो ने जो सॉक्स पहने हुए होते हैं ना, आपने देखा ना, वो वाइट बंदा उसने एक्चुअली ट्रेंड शुरू किया। अच्छा, अब वो क्यों, मतलब ही कैन गेट अवे विद दैट, उसकी वजह यह है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अगर मॉस्क में जाता है तो मुस्लिम बन जाता है, अगर वो टेंपल में जाता है हिंदू बन जाता है, अगर उसमें क्रिश्चियन, तो उसकी पर्सनैलिटी, सो ही कैन, आई थिंक ही कैन गेट अवे विद दिस, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की पर्सनैलिटी, लेकिन उसी को देख के बहुत से लोगों ने कहा है कि अगर ट्रूडो पहन सकते हैं तो हम भी पहन सकते हैं। वो तो एक कह ले के प्राइम मिनिस्टर है एक पूरी कंट्री का, तो अगर वो पहन कर आ सकता है, इस तरह की जुराबे पहन के आ सकते तो हम भी पहन सकते हैं। लेकिन देखें, बाइडेन ने तो नहीं सोचा ना कि मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ तो मैं भी ट्रूडो की तरह पहन लूँ। उसके बाद प्यूटन ने भी, ही वुड नॉट डेयर टू डू दिस। तो कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली जो है ना वो आप देखें कि आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। और दूसरी बात यह है कि देखें कुछ लोग हैं दे कैन गेट अवे विद इट। जैसे कि मुझे किसी ने पूछा कि आइंस्टाइन की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैंने कहा आइंस्टाइन तो एक ही था, ही कुड वेयर व्हाटएवर द हेक ही वांट्स। तो आइंस्टाइन, तो पहले आइंस्टाइन बन के दिखाएं, आप ट्रूडो बन के दिखाएं, तो मे बी यू नो इट माइट मेक सेंस। तो आई वुड से कि इस तरह की आप जो है ना फैशन को फॉलो करना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें फैशन को आप ज़रूर पता होना चाहिए आपको फैशन क्या है उसमें, लेकिन सारी फैशन की ट्रेंड की चीज़ें लेके अगर आप अपने पर थोप लेंगे तो आई थिंक क्लाउनिश लग सकता है बंदा। अच्छा खासा बंदा जो है ना, बड़ा यू नो एक रिस्पेक्टेबल ग्रेसफुल बंदा जो है, वो अपनी इस तरह की हरकत करके, मैं ऐसे हरकत ही कहूँगा, तो आप तो अपनी अच्छा नहीं लग सकता, अपनी क्रेडिबिलिटी को आप लोअर कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। अगर फोकस सारा जो है आपकी सॉक्स पे है या शूज़ पे है, तो आई थिंक कि फोकस तो यहाँ पे होना चाहिए ना, आपके यू नो आपकी जो फेस है, जो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, और जो आप कहना चाहते हैं फोकस करने, मैसेज के ऊपर फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमेशा मुझे बताइए कि जिस तरह ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि उनकी ड्रेसिंग से या उनकी पर्सनालिटी से या उनके मेकअप से या उनके कपड़ों से पता चल जाता है कि उनकी एज कितनी है, अगर वो ना भी बताएं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी ने किस तरह की सॉक्स पहनी हुई है तो उससे पता चल रहा है कि उसकी एज कितनी है? तो फिर तो डिसीविंग हो जाएगा ना। हाँ। आपने देखा, आपने कहा बड़ी यंग किस्म की सॉक्स पहनी है, तो चेहरा देखा तो वो तो अभी कितनी देर लगनी है, चंद सेकंड्स लगेंगे। आई मीन व्हाई वुड आई वांट टू डिसीव समबडी, जो कि एक तो नहीं डिसेप्शन जो कुछ देर कंटिन्यू रहती है, तो मे बी इट मेक सेंस। आई डोंट थिंक पीपल शुड डिसीव, लेकिन ये तो एक सेकंड में उसका जो है पता लग जाना कि यार ये यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो बड़ा को लड़का लग रहा है यहाँ पे। I don't think it's gonna work. अच्छा, ये नहीं हो सकता है। तो मुझे बताइए फिर प्लेन कलर की सॉक्स पहननी चाहिए, प्लेन कलर में भी फिर बहुत ज़्यादा जैसे ब्राइट कलर्स की पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, या सटल कलर जैसे ब्लैक वाइट इस तरह की होनी चाहिए? अच्छा, सॉक्स में ना 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने कलर की बात की, उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा ये है कि सॉक्स का फैब्रिक क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, मोटी सॉक्स होनी चाहिए, पतली सॉक्स होनी चाहिए, बिल्कुल सी थ्रू सॉक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। उसके बाद सॉक्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, तो सबसे पहले, और फिर पैटर्न के उस पर डिज़ाइन होना चाहिए, जिसकी हमने बात कर ली कि डिज़ाइन को आप परहेज करें, बिलीव इट नॉट, लीव इट अलोन। अच्छा, अब आ जाते हैं कलर्स के ऊपर। तो आई वुड से कि कलर्स जो हैं, जो आप यू नो मैनली कलर्स हैं, वो ब्लैक है, उसके बाद डार्क नेवी है, उसके बाद आपका ग्रे है, चारकोल ग्रे है, मीडियम ग्रे है। अगर आपने ब्राउन शूज़ पहने हुए हैं या ब्राउन के साथ आपको उसको मैच करना है, तो फिर मे बी यू नो एक खाकी कलर की, और ब्राउनिश कलर की, ये 4-5 सॉक्स हैं जो आपको पसंद चाहिए। अच्छा, ये तो हो गए कलर्स, ठीक है। मैच कैसे करना है, या आप शूज़ के साथ मैच कर लें, इसके साथ उसको मैच कर लें एग्जैक्ट, या फिर जो आपने पैंट पहनी है उसे थोड़ा सा डार्कर कर लें, उससे डार्क कलर कर लें। जैसे अगर आपने नेवी सूट पहना हो तो डार्क नेवी वाली सॉक्स, आई थिंक दे विल लुक एक्सीलेंट।
अच्छा, दूसरी बात जो है कि फैब्रिक कैसा होना चाहिए। अब आपने देखा हो कि तस्मे वाले शूज पहने हुए, मोटी सॉक्स पहनी हुई, हाँ जी, ऊनी सॉक्स, इट्स टेरिबल, लुक्स टेरिबल, यू नो, आई मीन हु वुड डू दैट, आई मीन यू मस्ट बी लाइक स्मोकिंग, यू नो। अच्छा, तो उसमें अगर आपने मोटी सॉक्स पहनी है जैसे होती है ना, तो फिर आप जॉगर्स के साथ पहने ना, और जॉगर्स के साथ मैंने देखा है कुछ लोग जॉगर्स के साथ पतली सॉक्स पहन लेंगे, उसके साथ मोटी सॉक्स पहन लेंगे, ऊनी सॉक्स पहन लेंगे। तो आई थिंक कि उसके साथ जो है ना आपकी जो फैब्रिक है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ ये करें कि आपको ओवर द कैफ जिसे बोलते हैं, ताकि जब बैठते हैं ना तो याद रखिए कि पैंट राइड करती है। हाँ जी, जब पैंट राइड करती है और जब आप इसे ऐसे कर लेते हैं जैसे आप क्रॉस करते हैं तो फिर पैंट और ज़्यादा राइड करती है। द मोस्ट पैथेटिक लुक इज़ दिस कि आप अपनी पिंडलियाँ दिखा रहे हैं, पिंडलियों पे बाल हैं वो नज़र आ रहे हैं। आई मीन आई नो यू आर laughing, this happens all the time। अब अच्छी खासी मीटिंग में बंदा बड़ा रिस्पेक्टेबल बंदा है, बड़ा ग्रेसफुल बंदा है, उसकी पोजीशन ये है। आई हैव सीन पीपल के पैलेस में बैठे हुए हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, चंद ऑफिशियल के, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, जो आई मीन जब जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं या कतर बतर जाते हैं तो बादशाह के साथ जो भी उनके प्रिंस है उसके मुलाकात हो रही है, तो ये पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं। आई मीन लाइक सो ऑफुल, यू नो, लाइक ठीक है, व्हाट गिव्स हियर, यू नो। तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी, आपने ऐसी लॉन्ग आपको सॉक्स पहननी चाहिए। ठीक है, देखिए जब बट वो जो शॉर्ट वाली सॉक्स आई हुई है आजकल, आपको पता है, तो वो किस शूज के साथ अच्छी लग सकती हैं? वो बिल्कुल ही नहीं पहननी है। देखिए आप अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं तो क्या आप फिर वही अपनी स्किन दिखा रहे हैं? स्किन शो करने के दो रूल्स हैं, याद रखिए, मैन वुमन दोनों के लिए। या फेस पे स्किन शो करें या हाथों पे स्किन शो। अगर कहीं इसके अलावा आपने स्किन शो की ना, जैसे कुछ लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं ऑफिस में जाऊँगा, शर्ट पहनी होगी, 2 बटन ऊपर से खोलूँगा, छाती के बाल दिखाऊँगा, तो बड़ा सैंडो लगूंगा, बड़ा ये, यू नो, यू माइट डू दैट, लेकिन यू विल आल्सो लुक वेरी स्टूपिड। तो बात आपने करनी है कि स्किन जो है ना वो सिर्फ 2 जगहों पे दिखानी चाहिए, आप फेस है और आपके हैंड है। अगर कहीं भी और स्किन शो हो रही है, इट लुक्स वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। मतलब एंकल तक जो आपकी सॉक्स होती है, एंकल सॉक्स, वो नहीं पहननी। नॉट एट ऑल। देखिए अगर आपने कहीं पार्क में जाना है या कहीं आप बाहर ऐसे घूम फिर रहे हैं, डू व्हाटएवर द हेक यू वांट, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, फिर आपने ना करें प्लीज। अच्छा। देखें सारा फोकस आप पे होना चाहिए, आपके मैसेज पे होना चाहिए। जब आप इस तरह की डिस्ट्रैक्शन करते हैं, होता ही है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताता हूँ। लेट्स से इफ आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है, अगर किसी ने कोई बहुत लाउड एम्बेलिशमेंट किया है या इस तरह का, मुझे उसकी बहुत स्किन नज़र आ रही है, कुछ है, कुछ लोग शॉर्ट स्लीव्स पहनते हैं। हाँ, शॉर्ट स्लीव में देखें, इतने तो छोटे बड़े स्लीव्स पहनते हैं। हाँ, अच्छा, अब देखें शॉर्ट स्लीव में बड़े सारे इश्यूज हैं। अब शॉर्ट स्लीव पहनी है तो आपके बाजू बहुत ही पतले हैं, इंतहाई पतले हैं, जैसे वो कोक के बॉटल में स्ट्रॉ है, ऐसे लगता है, ठीक है। तो अब आदमी देखता है यार इतने पतले बाजू, यार ये इतना पतला है। आई एम लाइक दिस, मेरे बाजू बड़े पतले हैं, यू नो, कोट वोट पहन के अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो दैट विल बी, यू नो, जो ऑडियंस है वो सोचती है, अच्छा हाउ कुड इट वर्क इन योर फेवर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपके बहुत बाल हैं, मेरा भाई है उसके बाल इतने डिश की तरह बाल हैं, इतने बाल। अच्छा, अब शॉर्ट स्लीव पहनता, मैं कह यार भाई तू ये शॉर्ट स्लीव क्यों पहनता है? अच्छा, अब बंदा कहता है यार इतने बाल। अच्छा, हाउ कुड यू लिसन टू दैट पर्सन ना, सारा फोकस आपको वहाँ चले। अच्छा, लेट्स से बाल नहीं है, अच्छा वैक्सिंग करवा के आया How could it help you? तो इसलिए फुल स्लीव पहननी है, हाफ स्लीव्स नहीं पहननी है। ऊपर से टाई लगाई होती है हाफ स्लीव के साथ। हाँ, ये वैसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है ये वाला। Please don't do this, you know, if you listen to me, you know, God, I would say खुदा का वास्ता ना ये इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी है। अच्छा जी, सॉक्स से निकल कर ब्लेजर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ है तो ब्लेजर्स किस तरह के पहनने हैं और कलर्स उसके क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? अच्छा, मोटी सी जैकेट, फ्लफी सी ना करें प्लीज अपनी। बट आजकल वो बहुत ज्यादा चल रही हैं, आपको पता है, पफ जैकेट्स। कब नहीं चल रही थी नहीं पहननी चाहिए वो। देखें अपनी पर्सनालिटी को, ऊपर से नीचे से सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर फ्लफी जैकेट पहनी है, पफ जैकेट्स पहन लेते हैं। ना करें। देखें अगर आप वार्म करना चाहते हैं ना, अपने आप वार्म रखना चाहते हैं, तो आप ट्वीडी जैकेट पहन लें। आजकल ट्वीड है, इंग्लिश ट्वीड है, लेकिन ये सिर्फ विंटर के लिए होती है, तो दैट कीप्स यू वार्म। और उसके बाद आप लेयरिंग का कांसेप्ट समझिए। मैं अमेरिका में लास्ट टाइम भी हमने बात की थी लेयरिंग के ऊपर कि किस तरह हमने करनी है। मे बी पीपल डिडंट गेट दैट टाइम।
तो लेयरिंग में ये है कि आपने 3-4 लेस पहननी है, आपने पहले थर्मल पहने, पहले बनियान पहने, उसके ऊपर थर्मल पहने, उसके बाद आपने एक शर्ट पहन ली, उसके बाद एक और लेयर आ गई, उसके बाद अगर स्वेटर पहना स्वेटर पहन ले, वी नेक, वो मोटा सा ऊनी स्वेटर मत पहने प्लीज़, इट्स गोना किल द होल आउटफिट। अच्छा, उसके बाद आज पता नहीं शायद हम फनी मोड में ही हैं, लेकिन आप पता क्यों हंस रही हैं? आपका मेंटल इमेज जो है ना आपके ज़हन में चल रहे हैं पूरा, मेरी वो इमेजिनेशन भी साथ साथ चल रही है, वो जो आप चीज़ बताते हैं ना मेरे सामने वो आ जाती है। ये वो मोटा स्वेटर है कि जिससे ऊन की निकली होती है बाहर है, उसके बाद ये ऐसा कलर है कि डाई सारी उसकी छोड़ती है, उसकी शर्ट अंदर से सारी वो जो भी कलर है नजर आ रही होती है। वो उसके बाद ही कैन नॉट इवन वेयर दैट शर्ट ना, वो प्लीज़ उसको थोड़ा सा उसको उससे परहेज करें। अच्छा, उसके बाद आ गया आपने, फिर आपने करना है कि वी नेक स्वेटर लें बड़ा स्लीक किस्म का, और उसके बाद आप अपने कोट पहन सकती हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप मफलर लेते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग कोट है, टॉप कोट है, पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है, बट आई थिंक लॉन्ग कोट उतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही ना हामिद साहब के लॉन्ग कोट वाले आए सीजन चलें, लेकिन बाहर एनीवे अगर आपने लेयरिंग करनी है तो वो हमने आपको बता दिया कि आपने किस तरह नॉर्थ में जाना है, जैसे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो मतलब फिर आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, आप सर्दी में आप सर्दी भी आप उसको मतलब है कि यू विल बी वार्म, और दूसरा आप स्टाइलिश भी लगेंगे। तो ये आपने पहनना है। तो जैकेट्स नहीं इस्तेमाल करनी है, जिस तरह बहुत से लड़के जो जीन्स की जैकेट्स भी, डेनिम जैकेट्स पहनी हुई होती है, पफ जैकेट्स है, इसके अलावा और भी किस तरह की जैकेट्स? तो वो जा कहाँ रहे हैं? वो ऑफिस में जा रहे हैं, साथ में जीन्स पहनी है, साथ में टी शर्ट पहनी है। देखिए, जीन्स और टी शर्ट जो है ना, इसको आप रहने दें कैजुअल के लिए, एक्सट्रीम कैजुअल। मैं से कहता हूँ स्ट्रीट वेयर है ये। अच्छा, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वेयर नहीं है। अच्छा, कभी आपने देखा है जो कैजुअल बंदा है, उसने टी शर्ट पहनी है और पोलो पहनी है और साथ में जीन पहनी है, वो बैठता कैसे है? वो ऐसे करके बैठता है, फिर उसके बाद ऐसे होता जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर लेट ही जाता है। अभी आप बताएंगे क्या उसकी, कौन उसको सीरियस लेगा? तो ऐसा नहीं करना, ये आप कह रहे थे। प्लीज खुदा का वास्ता ऐसे ना करें, ऐसा नहीं करना। कोट्स में भी फिर हमें बता दें कि किस तरह के कलर्स उन्होंने पहने। चले, आज तो फनी शो ही हो गया। तो एनीवे देखें, आपने पावर के लिए ब्लैक है, ब्लैक ब्लेजर है, इट्स लुक्स वेरी नाइस। उसको हम कोट को यू नो ब्लेजर, उसके साथ ब्लेजर और कोट जैकेट में लोगों के फ़र्क पता नहीं है। वो कहते हैं कि सूट का कोट और ब्लेजर सेम है। सूट के कोट में कोट वाले बटन लगते हैं और ब्लेजर में जो है वो मेटल के बटन लगते हैं। तो आप ब्लैक है, ब्लैक पावर की कर लें, नेवी है, नेवी से मैं कभी कहता हूँ आपकी हंसी रुक नहीं रही। अरिस्टोक्रेटिक, लेट मी गेट यू ऑन सीरियस पॉइंट। अच्छा, अरिस्टोक्रेटिक ब्लेजर है। अरिस्टोक्रेटिक मींस अरिस्टोक्रेट लोग पहनते हैं, ठीक है, यू वांट टू लुक अ लिटिल अरिस्टोक्रेटिक, ठीक है। तो उसमें ब्लू ब्लेजर है, जो कि जब प्यूटन सूट नहीं पहनता तो ब्लू ब्लेजर पहनता है, जब बाइडन सूट नहीं पहनता तो वो चमकीले नियॉन साइन वाले चेक सूट कोट नहीं पहनते ये लोग। तो ब्लू ब्लेजर इज योर बेस्ट बेट। उसके बाद है आपका ग्रे, चारकोल ग्रे और मीडियम ग्रे, ये 4 कलर हैं जिसमें आप ब्लेजर रख लें, उनके साथ कॉम्बिनेशन में पैंट्स कर लें, ठीक है। और अगर आप छोटे कद के हैं तो आप ब्लैक और वाइट मत करें, क्योंकि इसको ना डिवाइड यू इनटू हाफ, और आप 5 फुट के तो 2.5 फुट के लगेंगे, क्योंकि आई ऐसे प्रोसेस करती है, आई ऊपर से नीचे जाती है, अल्लाह ने ऐसे ट्रेन किया हुआ आई को, और जब वो कलर चेंज होता है तो आई रुक जाती है। अच्छा, उसके बाद दोबारा प्रोसेस करती है। तो मतलब मैं 5 फुट का हूँ, मैंने ब्लैक जैकेट यहाँ पहनी है, आई रुक जाएगी। उसके बाद मैंने वाइट पैंट पहनी है, तो मैं आई विल बी प्रोसेस लाइक मैं 2.5 फुट का हूँ। तो अपने आप की जो हाइट है उसको शॉर्टन ना करें। अगर आप टॉल हैं तो देना चाहिए। अगर आपने एलोंगेट अपने आप को दिखाना है तो 1 कलर के साथ ही आपने जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लैक पहना है तो उसके आप चारकोल की पैंट पहन लें, अगर आप शॉर्ट हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप लाइट कलर ब्लैक की पहन सकते हैं, उसके साथ कोई और कलर आप नहीं जा सकते, ताकि वो आपको सेपरेट ना कर दे ना ऊपर से नीचे तक। तो ये जनाब आज हमारी सेगमेंट था जिसमें हमने खास तौर पर मेंस कलेक्शन पर बात की है। बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने डिस्कस किया है कि आपने कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।